Hello students, welcome to Study for Civil Services. Today is 24th of April 2020 and guys करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं, राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। और आप लोगों में से जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। एंड सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा अभी के लिए यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स अवेलेबल है आप लोग के लिए। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और ईपीएफओ 2020 की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो पेड कोर्सेज से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। और टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए गाइस, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जिसमें हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के हिसाब से न्यूज को भी कवर करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आए हैं उनको हम लोग देखेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। यहां पर बात हो रही है अर्थ डे के बारे में, पृथ्वी दिवस के बारे में। तो याद रखिएगा, हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल 2020 को इसकी 50वीं सालगिरह, 50th एनिवर्सरी हम लोग को देखने को मिल रही है। और 1970 में 1970 में पहली बार अर्थ डे ऑब्जर्व किया गया था और अर्थ डे का फाउंडेशन किया था अमेरिकन सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन के द्वारा। जैसे हमारी कंट्री के अंदर जो पार्लियामेंट होती है ना, जहां पर एमपीज बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वैसे ही अमेरिका की जो पार्लियामेंट होती है उसको सेनेट कहा जाता है और वहां पर सेनेटर्स बैठते हैं। तो वहीं पर अमेरिका 1970 में अमेरिका के एक सेनेटर जिनका नाम था गेलॉर्ड नेल्सन, उन्होंने एनवायरमेंटल एजुकेशन के पर्पस से इस दिवस को जो है वो फाउंड किया था, इस दिवस को स्थापित किया था, पृथ्वी दिवस को। तो ये चीज आप लोग को याद रखनी है। और 2020 की इस साल की थीम है क्लाइमेट एक्शन, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। और गाइस, इस दिन हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। लोगों को बताया जाता है कि हम लोगों ने अपने एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर दिया है, पॉल्यूशन जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में हम लोगों ने कर दिया है और उससे हमारा जो अर्थ जो है, धरती जो है वो काफी ज्यादा खराब हो रही है। तो कहा जाता है कि धरती के एनवायरनमेंट जो है उसको ध्यान में रखते हुए ये दिन जो है वो मनाया जाता है और लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि हमारे प्लैनेट को हमें बचाना है। ठीक है, तो ये इसका एक मेजर पर्पस, मेजर उद्देश्य हम लोग को इस अर्थ डे का देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिर्फ इतनी चीजें आप याद रखो, इससे ज्यादा अर्थ डे से रिलेटेड और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यहां तक पूरी बात है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात हो रही है वर्ल्ड बुक डे के बारे में, विश्व पुस्तक दिवस के बारे में। तो 23 अप्रैल को ये वर्ल्ड बुक डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसको वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे भी कहा जाता है या फिर इसको इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक भी कहा जाता है। यूनेस्को के द्वारा ये वर्ल्ड बुक डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन रीडिंग, पब्लिशिंग और कॉपीराइट को, पठन, प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि प्रमोट किया जाता है। और पहली बार 1995 को 23 अप्रैल को यह दिन ऑब्जर्व किया गया था और 23 अप्रैल को इस साल 2020 को इसका 25th एडिशन हम लोग को देखने को मिला था। तो ये बस बेसिक चीजें आप याद रखो, इसके बारे में इससे ज्यादा और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये थी पेपर 1 से रिलेटेड न्यूज। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब गाइस, इस न्यूज में बात हो रही है विजय माल्या के बारे में। तो आप लोग सभी लोग विजय माल्या के बारे में तो जानते ही होंगे गाइस, और बहुत बड़ा हमारी कंट्री के अंदर से घोटाला करके यूनाइटेड किंगडम लंदन जाकर भाग गया, ये बैठ गया वहां पर जाकर। राइट, बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का घोटाला करके जो है ये भाग गया, लोन लेकर जो है वो फरार हो गया, भाग गया, दूसरी कंट्री जाकर सेटल हो गया। तो ये विजय माल्या है, सभी लोग जानते हो आप लोग इसके बारे में। बट अभी न्यूज में बताया जा रहा है कि इसके अब अच्छे दिन जो है वो खत्म होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। इसको बहुत ही जल्दी इंडिया लाया जाएगा और इसको जो है वो सजा सुनाई जाएगी। राइट,
तो अब ये पूरा ओवरऑल मैटर क्या है इसको एक बार आप सुन लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, क्या क्या चीजें काम की है, क्या क्या चीजें काम की नहीं है। हालांकि ये पूरी जो स्टोरी है ये अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए स्टोरी काम की नहीं है, बट फिर भी आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार की एक बड़ी चीज जो है वो हमारी कंट्री में हो रही है। क्योंकि देखो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हमारी कंट्री में बढ़ गए हैं, जैसे कि विजय माल्या के बाद हम लोग ने एक बड़ा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर देखा, नीरव मोदी। इसके अलावा और भी काफी सारे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं जो कि इतने बड़े घोटाले उन्होंने नहीं किए हैं, तो वो हाईलाइट नहीं हुए, बट फिर भी काफी सारे हैं। और ऐसे लोगों को हम लोग को जो है वो सजा देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ऐसे लोगों को अगर दूसरी कंट्री से बुलाकर इंडिया में सजा नहीं दिया जाएगा तो हमारी कंट्री के अंदर जो लोग जो सोच रहे हैं कि यार हम भी इन लोग की तरह ही जो है वो फ्रॉड कर लेते हैं और दूसरी कंट्री जाकर आराम से एंजॉय करते हैं, सेटल हो जाते हैं, तो इनके नक्शे कदम में चलने वाले लोग जो है वो काफी ज्यादा डेवलप होते जा रहे हैं। तो अगर इसको सजा दे दी जाएगी तो इनके नक्शे कदम में चलने वाले जो लोग हैं उनको पता लग जाएगा कि भाई भले ही आप फ्रॉड कर लो, भले ही कुछ भी कर लो, एक ना एक दिन आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी, आप बच के जो है वो नहीं निकल सकते। क्योंकि अभी लोगों की थिंकिंग ऐसी हो गई है कि यार विजय माल्या तो बच के निकल गया, मस्त एंजॉय कर रहा है, मस्त ऐश कर रहा है, हम भी कर लेते हैं, बैंक से बड़ा लोन ले लेते हैं और भाग जाते हैं, राइट। तो ऐसी थिंकिंग वाले जो लोग हैं गाइस, तो उनको ये थिंकिंग को मिटाना बहुत जरूरी है इसको सजा देकर। तो ये एक बेसिकली आपको अगर मेंस वगैरह में कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार के पॉइंट जो है वो अपने मेंस में लिख सकते हैं अपने आंसर को स्ट्रांग बनाने के लिए, राइट। क्योंकि फ्यूचर अप्रोच आप लोग को अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि आप आईएएस ऑफिसर कलेक्टर बनोगे तो आपका पर्पस क्या रहेगा? फ्यूचर अप्रोच रखना कि आने वाले समय में आप कैसी पॉलिसीज बनाओगे। आज जो क्राइम हो गया तो वो तो ठीक है, उस पर आप लड़ ही रहे हो, बट आने वाले समय में उस क्राइम को हम लोग को रोकना है कि ऐसे क्राइम और ना हो। तो इनको अगर हम लोग कड़ी सजा देंगे तो आने वाले समय में इस प्रकार के जो फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स हैं तो वो काफी कम हो जाएंगे। देखो ना तो हो नहीं सकते, यानी कि मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि यार कंप्लीटली जीरो हो जाएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कि आने वाले समय में हो, बट फिर भी हम लोग एक आइडिया ले सकते हैं कि आने वाले समय में कम हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता लग जाएगा कि ऐसे भी लोग जो भगौड़े होते हैं उनको भी पकड़ के सख्त कार्रवाई की जाती है, उनको भी वापस बुला लिया जाता है देश में, तो आप कहीं बच के नहीं निकल सकते। क्लियर है यहां तक बातें? तो अभी पूरा मामला क्या है ये समझ लो। तो विजय माल्या के अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं, ये इंडिया जो है वो वापस आने वाला है। अब ऐसा क्या हुआ कि ये इंडिया वापस आने वाला है? तो यूनाइटेड किंगडम की हाई कोर्ट के अंदर एक मामला चल रहा था इसके खिलाफ, राइट, क्योंकि इंडिया ने यहां पर अप्रोच किया था और पूरा मामला जो है वो चल रहा था। तो जब ये पूरा मामला चल रहा था तो उस दौरान विजय माल्या को जो है वो कहा गया कि इसको इंडिया जो है वो भेजा जाएगा। तो इसके चलते इसने एक एप्लीकेशन जो है वो फाइल करी यूके की हाई कोर्ट में और कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाकर, यानी कि जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर होता है ना, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, फिर हाई कोर्ट होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट होती है, राइट। तो अगर आप केस लड़ते हारते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो फिर आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट से हारते हो तो आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसा अपीलेट सिस्टम होता है, वैसे ही यूके के अंदर भी है। अब यूके की हाई कोर्ट में मामला चल रहा था तो इन्होंने परमिशन मांगी यूके की हाई कोर्ट से कि मुझे इंडिया जो है वो मत भेजो, मैं इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं हूं और मुझे मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ने दो यूके की। तो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है यूके की हाई कोर्ट ने, डिसमिस कर दिया है इसके इस अपीलेट एप्लीकेशन को, राइट। अब इसको मौका नहीं दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए, बट अभी भी पूरी चीजें खत्म नहीं हुई है, अभी भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि पूरी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा कि आज की डेट में विजय माल्या जो है वो क्या क्या पैतरे जो है वो अपना सकता है, कानूनी पैतरे बचने के लिए, तो वो भी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट देख लो आप कि थोड़ी सी एक बेसिक डिटेल जिसके बारे में आपको पता ही है कि विजय माल्या और उसकी जो कंपनी है किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड, तो इनके खिलाफ जो है वो घोटाले चल रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, तो ये सब जो अथॉरिटीज हैं ये इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, राइट। और इसने 10,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करके ये फरार हो गया, भाग गया। इसके खिलाफ जो चार्जेस लगाए गए हैं वो धोखाधड़ी के चार्जेस हैं, चीटिंग के चार्जेस हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, आपराधिक साजिश के, मनी लॉन्ड्रिंग के और लोन फंड्स के डाइवर्जन के, यानी कि लोन फंड्स को इसने डाइवर्ट किया है। और इसकी जो कंपनी है किंगफिशर एयरलाइन, इसने कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी नॉर्म्स को वॉयलेट किया है, तो इसके ये चार्जेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। अब देखो विजय माल्या की आप सोचो कि ये कितनी मोटी चमड़ी से बना है ये आदमी कि इतना बड़ा घोटाला करने के बाद बोलता है कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, राइट। इंडिया फालतू में मेरे ऊपर चार्जेस लगा रही है। तो इस प्रकार की बातें बोलना भी जो है वो बहुत बड़ी बात होती है, इतना बड़ा घोटाला करने के बाद ऐसी बातें पता नहीं कैसे कोई इंसान बोल सकता है, बट ठीक है, वो विजय माल्या है। एनीवेज, बट अब इसके अच्छे दिन बहुत ही जल्दी अब खत्म होने वाले हैं। तो देखो अभी हमने देख लिया कि यूके की हाई कोर्ट ने इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, अब ये बहुत ही जल्दी इंडिया आ सकता है। बट हाँ, इसके पास क्या क्या पैतरे हैं वो देख लो आप। तो 14 दिन का इसके पास अभी टाइम है। ये क्या कर सकता है? यूनाइटेड किंगडम की हाई कोर्ट के पास अप्लाई कर सकता है, एक एप्लीकेशन दे सकता है और उनसे बोल सकता है कि आप पूरे मामले को एक बार दोबारा से देख लो, क्योंकि एप्लीकेशन में ये लिखेगा कि
जो वहां पे जो जज जो बैठे थे, जो मैजिस्ट्रेट जो बैठे थे कोर्ट ने, जिन्होंने इसकी प्रीवियस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट में ना अपील करने की, तो ये कहे लिखेगा इस एप्लीकेशन में कि जो मैजिस्ट्रेट है उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर दिया है, तो वो दोबारा से इसकी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लें, राइट। और अगर रिव्यू करने के बाद हाई कोर्ट अगर ये परमिशन दे देती है इसको फर्दर लड़ने के लिए, तो ये क्या कर सकता है कि ये यूके की सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिर लड़ सकता है, जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही बता दी, राइट। क्योंकि अगर हाई कोर्ट ने जो एप्लीकेशन इसकी रिजेक्ट करी है वो सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजेक्ट करी है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील नहीं कर सकता, राइट, तो ये रिजेक्ट हो चुकी है। बट अगर ये परमिशन दे देती है हाई कोर्ट, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ाई जो है वो लड़ सकता है, यानी कि अपने आप को निर्दोष जो है वो साबित करने के लिए। और एक तरह से कहा जाए तो देखो, दोषी तो वो है ही, वो सभी लोग जानते हैं, बट ये सिर्फ टाइम स्ट्रेच कर रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि टाइम स्ट्रेच करना ही एक आरोपी जो होता है उसके लिए आजादी का दिन होता है, राइट, फ्रीडम का दिन है, तो और उसी बीच जो है वो और नई नई चीजें जो है वो जनरेट करने लगता है। तो वो एनीवेज वो सब तो एक अलग बात है, बट आगे की बात हम लोग करते हैं। बट अगर हाई कोर्ट ने फिर से इसकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और इसको सुप्रीम कोर्ट में जाने से अलाउ नहीं किया, यानी कि मना कर दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट जाकर अपील नहीं करेगा, जैसे जो कि अभी हुआ है एट प्रेजेंट, राइट, तब क्या होगा? तब पूरा मामला जो है वो यूके के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाएगा। इसके जो होम डिपार्टमेंट जो है यूके का, मतलब जो सेक्रेटरी है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो सेक्रेटरी होते हैं, यानी कि एक आईएएस ऑफिसर होते हैं, तो ये पूरा मामला फिर वहां के आईएएस ऑफिसर के पास जाएगा। हालांकि वहां पे आईएएस ऑफिसर नहीं बोलेंगे, यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो कहते हैं, राइट। बट ये चीज आप याद रखो, आपको इजी तरीके से समझाने के लिए मैं आईएएस ऑफिसर का नाम ले रहा हूं, बट वहां पर यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उनके पास पूरा मामला जाएगा, और ये होम डिपार्टमेंट के होंगे जो कि पूरा फाइनल डिसीजन जो है वो लेंगे कि उसको इंडिया भेजना है कि नहीं भेजना है। और अभी भी जैसे कि अगर 14 दिन भी निपट जाते हैं, तो उस दौरान भी ये पूरी एप्लीकेशन जो है वो यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाएगी, और फिर फर्दर जो है वो डिसाइड करेंगे कि इसको इंडिया डिपोर्ट करना है कि नहीं करना है, राइट। और अगर सेक्रेटरी ने अपनी मंजूरी दे दी, अपना कंसेंट दे दिया, तो माल्या फिर आ जाएगा इंडिया में, और फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। समझ रहे हो पूरी बात है? तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिली। अब देखो यहां पर आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या ध्यान में रखना है। तो पहली चीज, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या होता है, सीबीआई क्या होती है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस क्या होता है, सेबी क्या होती है। इन चार चीजों के बारे में आप अच्छे से पढ़िए, इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। हालांकि इन पूरे टॉपिक्स को मैं आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं डिटेल में, आप चाहो तो मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स देख सकते हो। और आज के लिए मेरा आप लोग से होमवर्क भी यही है कि नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए इन चारों बॉडीज के बारे में। ज्यादा नहीं, 3-3 पॉइंट्स भी आप लिख दोगे तो भी काफी है, ठीक है। एक जनरल एक मतलब इंफॉर्मेशन दो कि ये बॉडी जो है वो किससे रिलेटेड है और इनका काम क्या है, इनकी फंक्शनिंग क्या है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल मामला विजय माल्या का, और इसका आना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो हमारी कंट्री के अंदर जो चीटर्स हैं, इस प्रकार के फ्रॉड करने वाले लोग, वो बढ़ने लगेंगे। क्योंकि लोगों की थिंकिंग रहती है ना कि आसानी से पैसा कमा लो, आसानी से जो है वो ज्यादा मेहनत मत करो, आसानी से पैसा कमा लो। और आज की डेट में तो ये हम लोग को इसको पकड़ के लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जॉब्स वगैरह लोगों की जाने वाली है। मैंने आपसे पहले ही डिटेल में डिस्कस किया था कि कोरोना वायरस के बाद जो है समय काफी ज्यादा खराब होने वाला है, जब मार्केट दोबारा से ओपन होगा तो ये बहुत बुरी स्थिति आने वाली है। अब आने वाली जो स्लाइड्स है वहां पर भी हम लोग पढ़ेंगे कुछ चीजें इसी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, तब मैं आपको और डिटेल में वहां पर बताऊंगा। बट एक आइडिया आप लोग को है कि आने वाला समय जो है वो इकोनॉमिकली काफी खराब है, राइट। और जब मैंने आप लोग को पहले ही समझाया कि जब इस प्रकार की स्थिति आती है, जब लोगों को जॉब्स नहीं मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा रहती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, मार्केट जो है वो डाउन चल रहा होता है, तो उस समय क्रिमिनल्स जो है वो उठकर आने लगते हैं। और इस प्रकार के क्रिमिनल्स जो है वो मौका ढूंढेंगे फिर इस प्रकार की चीजें करने का, लोन लेके फरार हो जाओ, भाग जाओ, दूसरी कंट्री चले जाओ, राइट। बट इतना आसान नहीं है। अगर इसको हम लोग सजा दे देंगे तो लोगों के बीच में एक मैसेज चला जाएगा कि आप भले ही कितना बड़ा घोटाला कर लो, बट आप बच के तो नहीं जा सकते कानून से। समझ रहे हो बातों को? तो ये सब चीजें आप अपने मेंस में उपयोग करेंगे। और इस न्यूज में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात हो रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के बारे में। तो देखो गाइस, ये प्रेस फ्रीडम की यहां पर बात हो रही है। प्रेस हम लोग किसको बोलते हैं? मीडिया को प्रेस बोलते हैं ना। जर्नलिस्ट जो होते हैं, जो जर्नलिज्म फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो वो प्रेस होता है, राइट। तो यहां पर ये इंडेक्स इस प्रकार का है जिसमें बताया जाता है कि पूरे दुनिया भर में कौन सी कंट्रीज है जहां पर मीडिया को फ्रीडम दी जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये रैंकिंग जो है वो अपनी रिलीज करता है। और अभी 2020 की इसकी रैंकिंग रिलीज हो गई है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये आप नाम याद रखिएगा, ये एक मीडिया वॉचडॉग ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि हर साल 2002 से इंडेक्स जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये रिलीज करता आ रहा है। और ये 2020 का इंडेक्स जो है वो रिलीज हो गया है। नॉर्वे की फर्स्ट रैंक आई है, और लगातार 4 सालों से नॉर्वे फर्स्ट रैंक पर है। तो आप कह सकते हो कि पूरे दुनिया भर में नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जहां पर मीडिया को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता दी जाती है, फ्रीडम दी जाती है। इसके अलावा सेकंड और थर्ड पोजीशन पर फिनलैंड और डेनमार्क है। हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया 142nd पोजीशन पर है। पिछले सालों के मुकाबले इंडिया की रैंक जो है वो दो प्लेसेस से गिर गई है, 2 प्लेसेस ड्रॉप हो गई है, ठीक है। और
एक चीज इंडिया की काफी अच्छी हम लोग को यहाँ पर इस इंडेक्स के थ्रू देखने को मिल रही है, जिसको आप मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं, कि हमारी कंट्री के अंदर जर्नलिस्ट जो है उनकी सिक्योरिटी में काफी इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिला है। क्योंकि 2018 की अगर हम लोग बात करें तो 2018 में 6 पत्रकारों की हत्या की गई थी, बट 2019 में एक भी जर्नलिस्ट जो है उसकी हत्या नहीं हुई, उसका मर्डर नहीं हुआ, उसको मारा नहीं गया, राइट। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हो। और आप इवन कई बार ऐसे वगैरह आ जाते हैं ना, जर्नलिज्म से रिलेटेड ऐसे आ गया, या फिर कोई मेंस का क्वेश्चन आ गया ऐसे से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, तो आप ये चीज मेंशन कर सकते हो बाकायदा ऐसे लिखकर कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कि 2019 में एक भी जो है वो मर्डर नहीं हुआ जर्नलिस्ट का। तो ये एक अच्छी चीज है इंडिया के लिए, इंडिया ने जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी सिचुएशन को इंप्रूव किया है, राइट। तो ये एक अच्छी बात है। बट हाँ, थ्रेट वगैरह की अगर हम लोग बात करें, धमकी वगैरह की बात करें, धमकी तो है, वो तो ऐसा है कि हर दूसरे तीसरे दिन मीडिया वाले में जो लोग काम करते हैं उनको धमकी मिलती ही रहती है, ये कॉमन है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि ये लोग जो है वो बाइट लेते हैं, बाइट का मतलब समझते हो ना, बाइट यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो करते हैं लोग जो अधिकारियों की, और कई बार ऐसे स्कैम वगैरह भी ये लोग कर देते हैं, और कई बार अधिकारियों की नेगेटिव साइड जो है वो बताते हैं ये लोग। तो कई बार ऐसे अधिकारी जो है वो चटक जाते हैं, या फिर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चटक जाती है, कोई लीडर चटक जाता है इनके ऊपर, राइट। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कोई कंपनी है तो उसके घोटालों के बारे में मीडिया ने रिकॉर्ड कर लिया, तो फिर वो जो है वो उनसे लड़ने लगते हैं। तो ऐसे जो है उनके खिलाफ धमकी हर दूसरे तीसरे दिन आती रहती है। जितने भी बड़े पत्रकार हैं, मान के चलो कि दूसरे तीसरे दिन भी ज्यादा बोल दिया मैंने, हर 2 3 4 घंटे में उनको एक ना एक धमकी मिलती रहती है। ऐसा ऐसा बड़े पत्रकार की मैं बात कर रहा हूँ जो टॉप लेवल के हैं, राइट। तो वो जो है उनको धमकी मिलना तो उनके लिए आम बात होती है, ठीक है। बट मौत की अगर हम लोग बात करें, हत्या की बात करें, तो 2019 में एक भी जर्नलिस्ट की हत्या नहीं हुई। अगर हम लोग कंपेयर करें 2018 से, तो 2018 में 6 जर्नलिस्ट को मारा गया था, राइट, इंडिया के अंदर। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 2002 से लगातार रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है वो हर साल ये इंडेक्स रिलीज करता आ रहा है, और 180 कंट्रीज की यहाँ पर रैंकिंग जो है वो रिलीज की है, और मतलब यानी कि 180 कंट्रीज को इवैल्यूएट किया है, और बताया कि कौन सी कंट्रीज के अंदर जो जर्नलिस्ट की फ्रीडम जो है वो कितनी है, प्रेस फ्रीडम जो है वो कितना है, ठीक है। और ये मीडिया की फ्रीडम के ऊपर बेस्ड पूरा इवैल्यूएशन होता है, बट इसमें कुछ मेजर्स को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहला प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म क्या होता है ये चीज आप समझो। जैसे कि हमारी कंट्री का बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो हमारी कंट्री के अंदर आपको अलग अलग न्यूज चैनल्स देखने को मिलेंगे। कोई चैनल जो है वो सरकार के बारे में अच्छा बोलता है, कोई जो है वो बुरा बोलता है, कोई न्यूट्रल रहता है, राइट। तो कोई कभी अच्छा बोलता है, कभी बुरा बोलता है। तो ऐसी जो चीज होती है उसको प्लूरलिज्म बोलते हैं, कि हमारी कंट्री के अंदर एक मीडिया नहीं है, बहुत सारी मीडिया है, और वो उनके एनालिसिस अलग अलग प्रकार के होते हैं। वो हमेशा प्रो गवर्नमेंट नहीं होते। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल ले चाइना का, नॉर्थ कोरिया तो छोड़ी दो, फिर चाइना का ले लेते हैं और ईरान का ले लेते हैं, राइट। तो ऐसी जो कंट्रीज है, यहां पर मीडिया के ऊपर सख्त दबाव डाला जाता है, और कहा जाता है कि जैसा हम बोलेंगे वैसा आपको करना है, राइट। और अगर आप उल्टा सीधे चलोगे तो आपको मार दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल, मतलब इस प्रकार के हार्श ब्रूटैलिटी हम लोग को ऐसी कंट्रीज में देखने को मिलती है। इसके अलावा मीडिया को स्वतंत्रता कितनी दी जाती है, इसको चेक किया जाता है, किस कंट्री के अंदर कितनी इंडिपेंडेंस है मीडिया को। जैसे कई सारी कंट्री के अंदर मीडिया जो है वो डायरेक्टली लीडर्स तक नहीं पहुंच पाती। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि कोई लीडर गुजर रहा है, मीडिया दौड़ के चली जाती है, कोई सेलिब्रिटी गुजर रहा है तो दौड़ के चली जाती है। बट कई सारी कंट्रीज में ऐसा नहीं है, राइट। परमिशन लेनी पड़ती है, फिर जाना पड़ता है। वो तो बहुत दिक्कतें हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर। और लीगल फ्रेमवर्क की क्वालिटी को देखा जाता है, और सेफ्टी कितनी है जर्नलिस्ट की उसको ध्यान में रखा जाता है। हालांकि इतना डिटेल मत जाओ, बस एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसलिए लेके जा रहा हूं कि आप मेंस वगैरह में ये सब चीजों का उपयोग कर सकें, राइट। कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस वगैरह में या फिर ऐसे वगैरह में, तो हम लोग को कुछ चाहिए होता है लिखने के लिए। अब देखो इसके अलावा, अच्छा ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बताई जाती है कि कई बार क्या होता है कि लोग बाग स्वतंत्रता का गलत उपयोग करने लगते हैं, उल्लंघन करने लगते हैं फ्रीडम का। तो यहां पर यह भी देखा जाता है कि किसी कंट्री के अंदर मीडिया को फ्रीडम दी जा रही है, तो कहीं वो मीडिया अपनी फ्रीडम का उल्लंघन तो नहीं कर रही है, वॉयलेशन तो नहीं कर रही है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि मीडिया जो है वो अपनी मनमानी चलाने लगती है, किसी को फिर कुछ नहीं समझने लगती है, अपने आप को पावरफुल समझने लगती है। तो ये भी जो है वो चेक किया जाता है, कहीं मीडिया अपनी मनमानी तो नहीं चला रही। तो ये भी देखने को हम लोग को मिलता है, और इसी के आधार पर पूरी रैंकिंग डिसाइड की जाती है। फिर इसके अलावा यहाँ पर यह भी होता है कि 20 लैंग्वेजेस में क्वेश्चनेयर बनाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग क्वेश्चन जो है वो 20 लैंग्वेजेस में बनाए जाते हैं, और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को जो है पूरे दुनिया भर में ये क्वेश्चनेयर दे दिया जाता है एक्सपर्ट्स को भरवाने के लिए। फिर एक्सपर्ट्स अपना आंसर देते हैं, फिर उनके आंसर के ऊपर बेस पूरी एनालिसिस होती है, फिर फाइनल रैंकिंग जो है वो रिलीज की जाती है कि किस कंट्री के अंदर मीडिया को कितनी फ्रीडम मिल रही है, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली। अभी चल रहा है कोरोना वायरस, और ये वाली चीज भी देख लो आपकी, कोरोना वायरस के चलते मीडिया को के ऊपर जो है वो कितना आज की डेट में खतरा मंडरा रहा है। तो मीडिया के ऊपर जो उनकी जो प्रेस फ्रीडम है,
ये स्वतंत्रता जो है उनकी प्रेस की, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा आज की डेट में खतरा है। और स्पेशली अगर यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राजील की बात करें तो ये दो कंट्रीज हम लोग को ऐसी देखने को मिल रही है जहां पर न्यूज मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत कार्रवाई की जा रही है, मतलब एक तरह से, यानी कि उनको बिल्कुल भी छूट नहीं दी जा रही है और उनको जो है वो उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि चाइना की अगर हम लोग बात करें तो चाइना अपनी एक्चुअल रिपोर्ट जो है वो रिलीज करने ही नहीं देता। हम लोग को पता है कि चाइना के अंदर बहुत केसेस है कोरोना वायरस के, काफी सारे लोगों की मौत हुई है कोरोना वायरस के कारण, बट चाइना एक्चुअल रिपोर्ट अपनी रिलीज नहीं कर रहा। राइट, तो ये इस प्रकार की चीजें, और ये कोरोना वायरस के चलते इस प्रकार का दबाव मीडिया के ऊपर ज्यादा बन गया। काफी सारी कंट्रीज मीडिया के ऊपर दबाव बना रही हैं कि एक्चुअल रिपोर्ट रिलीज मत करो, बाइट्स वगैरह मत लो, हमारी कंट्री की रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड लेवल पर मत दिखाओ। तो ये इस प्रकार की चीजें ज्यादातर हम लोग को मीडिया के अगेंस्ट जो है वो देखने को मिल रही है। तो कोरोना वायरस का इंपैक्ट जो है वो मीडिया के अगेंस्ट काफी ज्यादा भी हम लोग को नजर आ रहा है। तो ये भी एक जनरल चीज है जो कि आप लोग को ध्यान में रखनी है, एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब देखो गाइस, इस न्यूज की बात करें तो हालांकि ये वाली न्यूज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बड़ा एक डाउट आ रहा है कि यार सर ये ऑयल का प्राइस जो है वो कैसे गिर गया। अब लोग कंफ्यूज हो चुके हैं, और ना ही सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स, मैंने कई कई जगह पे देखा लोग परेशान हैं। अरे यार तेल के प्राइस इतने कैसे कम हो गए, माइनस में कैसे चले गए, क्या कारण है तेल के प्राइस के कम होने का। तो इसको हवा नहीं बनाना है हम लोग को, बहुत इजी तरीके से इस चीज को हम लोग समझेंगे। हालांकि कल के टॉपिक में हम लोगों ने WTI के बारे में बात करी थी, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के बारे में हम लोग ने बात करी थी। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये क्रूड ऑयल हम लोग को देखने को मिलता है, और कहा जाता है कि सबसे अच्छी क्वालिटी का ये क्रूड ऑयल है, तेल जो है सबसे अच्छी क्वालिटी का है ये। और इसके प्राइस वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार -$40 32 पर बैरल के हिसाब से गिरे हैं, यानी कि ये प्राइस पे आ गया, ये $0 से भी कम इसका जो है वो ऑयल का प्राइस हो गया है। अब ये क्यों हुआ है उसको बहुत इजी तरीके से समझाता हूं। कई बार मैं अपने रेगुलर व्यूअर को समझा चुका हूं, उन लोगों को तो पता होगा, बट फिर भी आज जो पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं बताता हूं। बहुत इजी तरीके से लेना है। सबसे पहली चीज तो अपना एक चीज क्लियर रखो कि ये चीज हम लोग को नहीं भूलना है। ये वाली फोटो, ये फोटो जो है गाइस, ये सन 2020 के स्टार्टिंग की है, इसी साल के स्टार्टिंग की। कोई अगर बोले कि पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो अभी अभी गिरना शुरू हुए हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, तो उनको बोलना नहीं। इसी साल के स्टार्टिंग में रशिया और सऊदी अरब के बीच में विवाद चल रहा था पेट्रोल के प्राइसेस को लेकर, ऑयल के प्राइसेस को लेकर, जिसके चलते प्राइसेस जो है ऑयल के उसमें भारी कटौती हम लोग को देखने को मिली थी, गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी। तो ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी पहले से गिर रहे थे, और कुछ दिनों पहले भी हम लोगों ने बात करी थी कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं, OPEC के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, तो इनकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें इन्होंने फोकस किया था कि ऑयल के सप्लाई जो है उसको घटा दिया जाएगा, जिसके चलते प्राइस जो है उसके वेरिएशन को रोका जा सके, ठीक है। और अभी क्या हुआ, अभी ये चाचा आ गए, कोरोना वायरस पूरी दुनिया भर में हम लोग को देखने को मिला, इनका प्रकोप पूरी दुनिया भर में है। और उससे क्या हुआ, इसकी वजह से पूरी दुनिया भर में लॉकडाउन चल रहा है। जो नॉर्मल डेज जैसे पहले हुआ करते थे बिफोर कोरोना वायरस, जब गाड़ियां चलती थी सड़कों पे, फैक्ट्रीज वगैरह अब काम कर रही होती थी, ट्रेन चल रही होती थी, फ्लाइट्स चल रही होती थी, सब कुछ ठप है, सब कुछ बंद हो चुका है। तो जब सब कुछ बंद हो चुका है तब डिमांड डेवलप हो ही नहीं रही है ऑयल की। अब जब सिंपल सा रूल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिमांड और सप्लाई का, जब ऑयल की डिमांड कम है तो सप्लाई ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस तो कम होंगे ही होंगे ना। जब सप्लाई भारी मात्रा में है, जब चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है और उसको खरीदने वाला कोई नहीं, तो प्राइस तो गिरेंगे ही गिरेंगे, प्राइस में कटौती तो आएगी ही आएगी, कोई रोक ही नहीं सकता प्राइस इसकी गिरावट को, राइट। ये सिंपल सी चीज, सिंपल सा रूल लोग नहीं समझ पा रहे हैं, राइट। और इसको कुछ दिनों पहले, हार्डली मेरे ख्याल से एक हफ्ता भी नहीं हुआ, ये वाले टॉपिक को हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो ये चीजें, बस ये क्लियरिटी अपने दिमाग में रखो, बस आप इसके बारे में, और कुछ आप लोग को रखने की आवश्यकता नहीं है। ये वजह है जिसके कारण ऑयल के प्राइसेस जो है वो गिरे। एक तो ऑलरेडी पहले से इशू चल रहा था, पहले एक बड़ा इशू चल रहा था, अब दोबारा से इतना बड़ा इशू है। यार ऑयल तो छोड़ दो, पूरे दुनिया भर की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ने वाली हैं, और कई सारी रिपोर्ट्स में तो अभी आ चुका है, आने वाली स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे, $9 ट्रिलियन का लॉस वर्ल्ड इकोनॉमी को हम लोग को देखने को मिलने वाला है। $9 ट्रिलियन क्या होता है वो भी पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो ये ही बस एक वजह थी, यही एक इशू था जिसके कारण से ऑयल के प्राइसेस गिर गए, राइट। इसको इतना हुआ मत लो। और एक चीज बस इसमें ये याद रखो, कल भी हालांकि मैंने आप लोग को पढ़ा हुआ है, WTI में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल में। तो ये क्या है, ये एक USA का बेंचमार्क क्रूड ऑयल है। बेंचमार्क क्रूड ऑयल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ऐसा तेल जिसको देखकर जो बायर्स और सप्लायर्स जो हैं वो क्रूड ऑयल के प्राइस को डिसाइड करते हैं। जैसे ऐसा सिंपल से तौर पर बताऊंगा आपको, जैसे कि डॉलर का अगर प्राइस बढ़ेगा या घटेगा तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो वर्ल्ड करेंसी पे हम लोग को देखने को मिलेगा। जैसे कि रुपीस, अगर डॉलर बढ़ता है या घटता है तो रुपीस भी बढ़ेगा घटेगा, राइट। इसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हम लोग को इसमें देखने को मिला। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारे जो दूसरे जो क्रूड ऑयल्स हैं उनकी प्राइस इस क्रूड ऑयल को देखकर डिसाइड की जाती है, देखा जाता है कि अच्छा ये घट गया तो ये वाला क्रूड ऑयल भी जो है वो घटेगा या बढ़ेगा, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज आप ये याद रखो। और 3 प्राइमरी बेंचमार्क हैं
जैसे कि एक WTI हो गया, दूसरा ब्रेंट ब्लेंड और तीसरा हो गया दुबई क्रूड। तो बस ये 3 बेंचमार्क आप लोग को पता होना चाहिए। ये 3 प्रकार के बेंचमार्क है जिनको देखकर ऑयल के प्राइसेस जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, ये बेंचमार्क के तौर पर हम लोग, हालांकि बेंचमार्क नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये एक वजह थी क्रूड ऑयल के डिक्लाइन होने की। अब इससे किन लोगों को फायदा होगा, तो हार्डली मेरे ख्याल से एक हफ्ते पहले जब हम लोग ने इस टॉपिक को पढ़ा था, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक था, जब OPEC की डील के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तब जो है वो मैंने पूरी चीज क्लियर करी थी कि इससे फायदा उन कंट्रीज को होगा जैसे कि USA, इंडिया, चाइना। इन लोग क्या करेंगे, अपने रिजर्व को भरेंगे। इन लोग कोशिश करेंगे कि फटाफट जो है वो ऑयल को परचेज कर लो, क्योंकि मौका ढूंढता है ना, कंज्यूमर की मेंटालिटी होती है मौका ढूंढने की, कि प्राइस जैसे ही कम हुआ वैसे ही खरीद लो। जैसे कि आप लोग में से भी काफी सारे लोग यही सोचते होंगे ना कि जैसे कि हम लोग जाएंगे दिवाली के ऑफर में कुछ सामान खरीदने, दिवाली के ऑफर में बड़ा प्रोडक्ट खरीदेंगे, गाड़ी दिवाली के समय पे खरीदेंगे या फिर कोई भी फेस्टिवल सीजन पे खरीदेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि उस समय भारी डिस्काउंट मिलता है, प्राइसेस डाउन होता है। तो कंज्यूमर की मेंटालिटी होती है, और जैसे ही इसके प्राइस डाउन हुए तो ये जो कंज्यूमर कंट्रीज है, इंडिया, USA और चाइना वगैरह, फटाक से ये ऑयल जो है वो परचेस करेंगे। समझ रहे बात होगा, तो ये इसका एक फायदा होगा। चलो एनीवेज, अब आगे की बात हम लोग करते हैं। ये वाला टॉपिक तो हो गया, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस न्यूज में बताया जा रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, इनको कहा है कि फटाफट एक्शंस लो, क्योंकि लोग बाग जो है वो इस प्रकार के ओपनली डिस्पोज कर रहे हैं मास्क को, ग्लव्स को, और जो यानी कि ये जो सैनिटरी प्रोडक्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा उपयोग में लिए जा रहे हैं, तो लोग जो है वो रोड में इस प्रकार से चीजों को फेंक रहे हैं। तो इस तरीके से मेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, इसका अनसाइंटिफिक तरीके से डिस्पोजल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये होगा तो और भी दिक्कतें पैदा कर सकता है और भी बीमारी को बढ़ावा दे सकता है। जैसे कि कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप, फेसबुक पर एक फोटो जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। जैसे आपने देखा होगा कि एक फोटो है, उसके आसपास डॉग्स वगैरह, स्ट्रीट डॉग्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट। और स्ट्रीट डॉग्स हो गए, स्ट्रीट एनिमल्स हो गए, तो वो इन ग्लव्स वगैरह को खा रहे हैं, खींच रहे हैं, राइट। तो मैसेज लिखा हुआ है कि अगर गलती से कोरोना वायरस इन स्ट्रीट डॉग्स को हो गया तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो इसलिए लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो है वो इस प्रकार से रोड वगैरह पे डिस्पोज मत करो इस प्रकार की चीजों को, बायोमेडिकल वेस्ट को। तो उसी को लेकर NGT ने जो है वो एक नोटिस जो है वो जारी किया है कि जल्दी जल्दी इससे रिलेटेड एक्शन लिए जाए। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को याद रखना है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के बारे में। सिंपल सी चीज 3-4 याद रखो बस, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं कि ये रूल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये रूल्स के अंदर शामिल किया गया था वैक्सीनेशन कैंप्स को, ऐसे कैंप्स को जहां पर वैक्सीन लगाई जाती हैं, ब्लड डोनेशन कैंप को, सर्जिकल कैंप को, और भी कोई भी हेल्थ केयर एक्टिविटी वगैरह होती है किसी भी कैंप वगैरह के माध्यम के थ्रू, तो उनको भी शामिल किया गया था। तो ये इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर जो जैसे कि सर्जरी होती है या कुछ भी होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो हॉस्पिटल को नियम दिए गए हैं कि आपके जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मेडिकल, यानी कि वेस्ट वगैरह जो है, जितने भी मेडिकल वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट, उसको आप एक मतलब स्थान पर ही, बताए गए स्थान पर ही जो है वो डिस्पोज करोगे और प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज करोगे। बट जो कैंप्स वगैरह लगते हैं उनके लिए ये नियम नहीं बनाए गए थे। तो फिर बाद में पता लगा कि यार जहां पर भी ये कैंप्स होते हैं वहां पर इस प्रकार के बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा डिस्पोज होते हैं, तो इनके ऊपर भी ये नियम लागू होगा कि ये जो कैंप्स है ये भी बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोज नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कहा गया था कि जो क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स हैं जो कि फेज्ड आउट हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि जो क्लोरीन युक्त जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ना, यानी कि जिनमें प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं होता, इस प्रकार के प्लास्टिक बैग्स या फिर ग्लव्स या फिर ब्लड बैग्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो कहा गया कि 2 सालों के अंदर ऐसे बैग्स का भी उपयोग बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये मतलब साइंटिफिकली सही नहीं है। क्योंकि अगर ये बाई चांस गलती से भी कहीं पे छूट जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं, अनसाइंटिफिक तरीके से इनको डिस्पोज कर दिया जाता है, तो ये एनवायरमेंट को खराब करेंगे और आसपास के लोगों को भी जो है वो पल्यूट करेंगे, यानी कि उनको भी डिजीज हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कहा गया कि जो भी वेस्ट वगैरह होता है लैब्स वगैरह के अंदर, तो जो भी वेस्ट हो रहा है उसको पहले से ही आप डिसइंफेक्ट करो, स्टरलाइज उसको पहले से ही करो ऑन साइट। यानी कि जब भी आप किसी लैब से अगर कोई वेस्ट बाहर कर रहे हो तो पहले लैब के अंदर ही आपको उसको जो है वो स्टरलाइज करना है, यानी कि पूरी जो जैसे होता है ना कि हैंड सैनिटाइजर जैसे है, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपने ग्लव्स के ऊपर हैंड सैनिटाइजर लगा दिया, फिर उसको फेंक दिया, जिससे कि वो ग्लव्स जो है वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, यानी कि वो डिसइंफेक्ट हो जाए, उसमें अगर कोई भी इंफेक्शन होगा तो वो डिसइंफेक्ट हो जाए, सिंपल। तो ये कहा गया कि अगर कोई भी वेस्ट अगर जाता है लैब्स वगैरह से बाहर, तो उसको पहले से ही ट्रीट करके जो है वो डिस्पोजेबल साइट तक पहुंचाओ, जिससे कि अगर कोई भी चूक जो है वो नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर क्योंकि जो गंदगी जो जा रही है, जो वेस्ट जो जा रहा है डिस्पोजेबल साइट के पास, तो उस बीच में अगर वो वेस्ट जो है वो इधर उधर हो जाता है, डिस्पोज हो जाता है, तो बीच वाले जगह को भी ये पल्यूट कर सकता है। तो इसलिए कहा गया कि पहले ही उसको ट्रीट करके भेजो, थोड़ी बहुत, यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट तो उसको पहले ही दे दो, कि जिससे कि वो आगे बीच में रास्ते में जो है वो पॉल्यूशन जो है वो ना पहुंचाए, यानी कि आसपास
कि एरियाज को पल्यूट ना करें, इन्फेक्ट ना करें, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, इसलिए कहा, और ये भी कहा गया कि जितने भी जो भी लोग जो हैं, जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करते हैं, तो उनको जो है वो मतलब प्रॉपर तरीके से ट्रेन करो और उनको इम्यूनाइज करो रेगुलरली, कि जिससे कि उनको भी कोई परेशानी ना हो, उनको भी कोई डिजीज ना हो, वो भी इन्फेक्ट ना हो। और यहां पर यह भी कहा गया कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जाता है तो उस कंटेनर को बारकोड जो है उस कंटेनर के ऊपर लगाओ। तो यह चीज यहां पर बताई गई है। इसके अलावा एक और चीज की करी है इन लोगों ने, इन्होंने बोला है इस रूल्स के अकॉर्डिंग कि पहले 10 कैटेगरीज होती थी ये बायोमेडिकल वेस्ट की, अब इस कैटेगरी को घटाकर मात्र 4 कर दिया है। और कहा गया कि प्रॉपर तरीके से वेस्ट को सेग्रीगेट कर दो पहले ही, यानी कि अगर आप फेंक रहे हो, मतलब हॉस्पिटल से अगर वेस्ट निकल रहा है तो हॉस्पिटल के अंदर ही वो वेस्ट जो है वो सेग्रीगेट हो जाए, कि अगर सबसे गंदगी वाला जो है तो उसको एक बॉक्स में, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो जैसा होता है ना कि हमारे जनरली हम लोग को आजकल देखने को मिलता है गीला कचरा और सूखा कचरा, आपको पता होगा उसके बारे में, राइट। तो वैसे ही कुछ है कि पहले ही वेस्ट को जो है वो साइंटिफिकली जो लैब्स के अंदर जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनको जो रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो पहले ही सेग्रीगेट कर दें, अलग कर दें वेस्ट को, ठीक है, सोर्स पे ही जहां से ये वेस्ट जो है वो निकल के जा रहा है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट एक लैंड जो है वो प्रोवाइड कराए, एक जमीन प्रोवाइड कराए जहां पर सिर्फ बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो ट्रीट किए जा सके और डिस्पोज हो सके। तो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए एक अलग से जमीन प्रोवाइड कराने के लिए, अलग से स्पेस प्रोवाइड कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया है रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यह चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। तो ये है सिंपल सी चीज है, इसके बारे में जनरल बस आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है सुजलम सुफलम जल संचय अभियान। क्वेश्चन अगर आए ये क्या है तो आपको पता होना चाहिए, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का एक कैंपेन हम लोग को देखने को मिल रहा है। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का ये कैंपेन है। इस कैंपेन के तहत जो वाटर बॉडीज होती हैं जैसे कि लेक्स हो गया और रिवर्स हो गई, तो इन लोग क्या करते हैं यहां पर इस कैंपेन के तहत जो मानसून जब आने वाला होता है उससे पहले लेक को गड्ढा कर देते हैं। जैसे ये लेक है, ठीक है, स्टार्टिंग में ये लेक हम लोग को ये देखने को मिल रही है। इन लोग क्या करते हैं, लेक के अंदर थोड़ी सी गड्ढा कर देते हैं, उस लेक को डीप कर देते हैं। क्यों करते हैं, जिससे कि जब अगर बारिश हो तब और भी ज्यादा पानी इसमें कलेक्ट हो सके, वाटर का स्टोरेज और भी ज्यादा हो सके। तो ये एक प्रकार की स्कीम है जिससे कि फोकस किया जाता है वाटर स्टोरेज को बढ़ाने के ऊपर, कि ज्यादा से ज्यादा वाटर स्टोरेज हो, राइट। जो पानी है जो ऊपर से टपकता है तो वो पानी जो है वो वेस्ट ना हो, वो एक जगह इकट्ठा हो सके, इस प्रकार की वाटर बॉडीज में। तो ये फोकस किया जाता है जो वाटर बॉडीज है उनको डीप करने के ऊपर, राइट। तो ये गुजरात का एक इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है। और कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस का जो ये खत्म होगा, लॉकडाउन वगैरह और दोबारा से चीजें शुरू होंगी, तब फिर से ये सुजलम सुफलम जल संचय अभियान का 3rd एडिशन जो है वो शुरू हो जाएगा। और 2018 से ये स्कीम, ये कैंपेनिंग हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और जून 10 तक ये चलेगा। हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट इसमें फोकस किया जाता है लेक्स के ऊपर, कि जो लेक्स वगैरह है उनको डीप किया जाता है, गड्ढा खोदा जाता है, डैम्स वगैरह को चेक किया जाता है, रिवर्स वगैरह को चेक किया जाता है कि वहां पर कोई सिल्ट वगैरह तो नहीं है, फिर उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार चीज होती है। यहाँ पर लोग बाग भी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं, और साथ ही साथ मनरेगा के वर्कर्स भी होते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के वर्कर्स भी होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले इसके बारे में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, मनरेगा के बारे में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पढ़ा था। तो फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि मनरेगा क्या है, बस 2-3 पॉइंट्स लिखकर बताओ, ठीक है। अब गाइस बात हो रही है सिविल सर्विसेज डे के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, जो भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनको रटा रहना चाहिए कि 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे ऑब्जर्व किया जाता है। 21 अप्रैल ही क्यों, क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1947 में 21 अप्रैल 1947 में जो पहला बैच था प्रोबेशनर्स का, प्रोबेशनर क्या होता है, जैसे कि जब आप अपना यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर जाओगे और उसके बाद फिर आप जाओगे ट्रेनिंग करने आईएएस की, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, जो आज की डेट में ट्रेनिंग होती है मसूरी में जो है, तो जब आप वहां पर जाओगे तो आप प्रोबेशनर कहलाओगे। तो वैसे ही जब 1947 में जो पहला बैच था आईएएस ऑफिसर का, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आए थे और उन्होंने जो प्रोबेशनर्स के पहले बैच में अपनी स्पीच में कहा था कि सिविल सर्विसेज जो है वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन आ सकता है कि सिविल सर्विसेज स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, ये किसके द्वारा कहा गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा कहा गया था। तो इन्होंने अपनी स्पीच यहां पर दी थी और यहां पर सामने मतलब पहला बैच जो है वो अटेंड किया था ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ट्रेनिंग स्कूल का, जो कि उस समय न्यू दिल्ली में हुआ करता था। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है। जो आज की डेट में जो ट्रेनिंग होती है मसूरी में होती है, पहले न्यू दिल्ली में हुआ करती थी, ठीक है। तो ये चीज है सिविल सर्विसेज डे के बारे में। और ये दिन क्यों मनाया जाता है, देखो एक तो ये डेट जो है वो क्यों डिसाइड की गई 21 अप्रैल, तो वो हमने समझ लिया, बट ये इस दिन में होता क्या है एक्चुअल में। तो देखो इस दिन सिविल सर्वेंट्स को मोटिवेट किया जाता है कि आप जिस पर्पस के लिए सेवा में आए हो उस पर्पस को आपको फुलफिल करना है। उनको दोबारा से रियलाइज किया जाता है कि आपका जो कमिटमेंट है वो सिर्फ पब्लिक सर्विस है, आप अपने कमिटमेंट को भूलिएगा मत। क्योंकि देखो होता क्या है
कि वो पोस्ट ऐसी होती है ना गाइस कि उसमें इतने जलवे होते हैं उस पोस्ट में कि कई बार इंसान का दिमाग जो है वो भटक जाता है, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य के दिमाग तो भटक ही जाता है, क्योंकि उसमें वहां पर इतनी अट्रैक्शंस आपको मिलते हैं उस पोस्ट में बैठने के बाद कि फिर कई बार लोग अपने मेन कॉज को भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग भूल जाते हैं, बट हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ लोग ऐसे आपने देखे होंगे कि जो उस पोस्ट में बैठने के बाद उस पोस्ट का, उस पोजीशन का गलत उपयोग करते हैं, वो वहां पे बैठकर करप्ट हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी पब्लिक सर्विस नहीं करते हैं, किसी को भी हड़का देना, किसी को भी चिल्ला देना, गलत तरीके से बात करना, राइट। तो ऐसी चीज जनरली होती है और आपने भी देखा होगा, कई बार नोटिस किया होगा, राइट, न्यूज में भी देखा होगा, पर्सनली भी नोटिस किया होगा। तो यहां पर इस दिन सिविल सर्वेंट्स को कहा जाता है कि आप जिस चीज के लिए सेवा में आए हो वो चीज आपको फुलफिल करनी है, पब्लिक सर्विसेज आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपका जो कमिटमेंट है उसको आप रिन्यू करो। तो ये इस पर्पस के लिए प्राइमरी तौर पर हम लोग को सिविल सर्विसेज डे देखने को मिलता है। और इस दिन अवार्ड्स वगैरह भी दिए जाते हैं सिविल सर्वेंट्स को, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है और ये अवार्ड 2006 में स्टैब्लिश किया गया था और तब से जो है ये दिया जा रहा है। और ये अवार्ड 3 कैटेगरीज में हम लोग को देखने को मिलता है। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उसके बाद जो है ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये सब जनरल चीजें हैं जिसको आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। 21 अप्रैल अच्छे से याद रखिएगा। और पेपर 2 से रिलेटेड आज इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 की न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर पहले टॉपिक में इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है। तो ये टॉपिक हालांकि पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बट आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये रिलीज की जाती है। इन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड की इकोनॉमी में मेजर डाउनफॉल हम लोग को देखने को मिल रहा है, मेजर डाउनफॉल। यहां पर बताया जा रहा है कि 2020 में 3% इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, वर्ल्ड इकोनॉमी 3% श्रिंक हम लोग को देखने को मिल रही है। और कहा जा रहा है कि 2008 और 9 के फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुए थे उससे भी काफी बुरी स्थिति अब होने वाली है। तो हम लोग ने आप लोग को याद रहा होगा कि कुछ समय पहले ही 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ लिया है, क्योंकि हम लोगों ने उस समय अंदाजा लगा लिया था कि ये जो 2008 और 9 का जो क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस जो हम लोग को देखने को मिला था, उससे भी खतरनाक है ये। तो इसीलिए हम लोगों ने 1930s के क्राइसिस के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि हमने बात करी थी उस समय कि काफी सारे एक्सपर्ट जो हैं वो आज की रेट की जो स्थिति है कोविड-19 की इकोनॉमी को लेकर और इकोनॉमिक इंपैक्ट को लेकर, तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है 1930s के ग्रेट डिप्रेशन को। लोग उससे इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो अभी आपको जो है वो थोड़ा सा ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ना है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वो 8 अप्रैल के वीडियो में चले जाइए। 8 अप्रैल का वीडियो आपको ओनली करंट अफेयर्स नाम का हमारा चैनल है, वहां पर मिल जाएगा, राइट। यूट्यूब के अंदर ये चैनल है। अगर आप फेसबुक में देख रहे होंगे या फिर आप किसी और चैनल पे अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप इस चैनल पे चले जाइए ओनली करंट अफेयर्स में। यहाँ पर 8 अप्रैल वाले मतलब वीडियो पे जाइएगा और यहां पर आपको जाना है 25 मिनट 13 सेकंड पे। आपको यहां पर मिल जाएगा ये वाला टॉपिक जहां पर डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है 1930s के ग्रेट डिप्रेशन को। तो इसको एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। और WEO का कहना है कि हमारी जो इंडिया की जो जीडीपी है वो 1.9% शायद अब हम लोग को देखने को मिले। और कहा जा रहा है 2020 में और 2021 में 7.4% का दोबारा से जो है इसमें रिबाउंड हम लोग को देखने को मिल सकता है। बट अभी देखते हैं क्या होता है। एनीवेज अभी के लिए हम लोग कुछ कहेंगे नहीं इसके बारे में, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ इकोनॉमी जो है वो मेजर, मतलब एक्चुअल पता है फिगर्स तो आप लोग को याद रखने ही नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि फिगर आप रेड भले ही कितना भी लो, एट दी एंड अगर आपने फिगर्स में थोड़ी बहुत भी गलती कर ली ना, और अगर जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उन्होंने अगर पकड़ लिया आपकी थोड़ी बहुत गलती, तो आपके आने वाले आंसर्स में भले ही आपने फिगर सही लिखे होंगे तो भी वो उसके ऊपर डाउट करेंगे। तो वो एक बड़ा इशू होता है। तो इसलिए मैं अक्सर लोगों से बोलता हूं कि मेंस में कभी भी फिगर्स वगैरह जो होते हैं वो मत लिखा करो अनटिल अनलेस वो फिगर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। तो क्योंकि जब बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होता है तो मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं, बट इस प्रकार के जो फिगर्स है वो कभी आपको याद नहीं रखना है। एक जनरल अप्रोच रखनी कि यार इकोनॉमी जो है वो गिर रही है, एक बहुत ह्यूज डाउनफॉल जो है वो इकोनॉमी में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर यह भी कहा गया कि वर्ल्ड बैंक की जो साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जिसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने कुछ दिनों पहले, तो इसमें भी ये सिमिलर ऑब्जर्वेशन जो है वो किए गए थे। और रीजन क्या है डाउनफॉल का? हम जानते हैं कि लॉकडाउन, इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरह से बंद है, मार्केट शटडाउन हम लोग को देखने को मिल रहा है और पूरी दुनिया भर में $9 ट्रिलियन का इंपैक्ट हम लोग को कोरोना वायरस के चलते देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग जापान और जर्मनी की इकोनॉमी को कंबाइन कर दें, इन दोनों कंट्री की जीडीपी को कंबाइन कर दें, तो भी $9 ट्रिलियन नहीं होता है। तो बहुत ह्यूज जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान हम लोग को इस साल देखने को मिलने वाला है। तो ये चीज जो है वो इस रिपोर्ट में आई है। तो अब ये $9 ट्रिलियन ये फिगर याद रख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू WEO $9 ट्रिलियन की इन्होंने बात करी थी, ठीक है। और ये चीज देख लेना एक बार आप, ये 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ लेना। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देखें हम लोग जो कि एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो एक तो याद रखना आपको
की IMF की रिपोर्ट है, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें हर साल में 2 बार बेसिकली ट्वाइस इन अ ईयर तो ये रिपोर्ट जो है वो अपनी पब्लिश करती है। इसमें बताती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल कंट्रीज का कैसा हो रहा है, यानी कि अलग अलग कंट्रीज का पूरी दुनिया भर में। इसके अलावा एनालिसिस करती है, फोरकास्टिंग करती है कि आने वाले समय में इकोनॉमी जो है वो कैसी होने वाली है। जैसे कि अभी इसने फोरकास्ट किया है कि स्थिति काफी खराब होने वाली है, राइट। और यहाँ पर डेवलपमेंट्स के बारे में भी बात करती है कि फाइनेंशियल मार्केट और इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसमें क्या डेवलपमेंट्स आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीजें जो है ये बताती है। तो एक बेसिक चीज बस याद रखो, ज्यादा से ज्यादा 2 चीज याद रखनी है आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये IMF की रिपोर्ट है, साल में दो बार आती है, और ये बेसिकली इकोनॉमी को एनालिसिस करती है, इकोनॉमी के बारे में बताती है कि कैसी इकोनॉमी जो है वो होने वाली है। अब इस न्यूज की बात करें गाइस, तो पहले देखो इस न्यूज में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर बेसिकली अभी एक प्लान जो है वो प्रिपरेशन की जा रही है। बेसिकली अभी पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। बट पहले जो काम की चीज है वो देख लो आप, TIFSC के बारे में पढ़ लो। TIFSC क्या है? टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, राइट। इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, तो नाम से समझ में आ रहा है कि एक ऐसा काउंसिल है जो कि टेक्नोलॉजी को फोरकास्ट करता है, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है, बढ़ाने की काम करता है, और आने वाले समय में कौन सी टेक्नोलॉजी उपयोग करेंगे तो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। तो ये सिंपल सी चीज है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसके अंडर हम लोग को एक थिंक टैंक देखने को मिलता है, एक ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी थिंक टैंक है। ये टेक्नोलॉजी के बारे में वेरियस एडवाइसेस देता है, टेक्नोलॉजी कैसी आनी चाहिए हमारी कंट्री में, किस प्रकार की आनी चाहिए, कैसी टेक्नोलॉजी को हम लोग अडॉप्ट करें जिससे कि हमारी कंट्री ग्रो करेगी। तो इन सब चीजों के बारे में ये बताता है। तो ये एक प्रकार का थिंक टैंक है। 1986 में इसको स्टैब्लिश किया गया था टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर। फोकस ये टेक्नोलॉजी एरियाज पे करती है, जो मैंने भी आपको समझाने की कोशिश करी कि हमारे इंडिया के अंदर ओवरऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम जो है वो कैसा होना चाहिए, और क्या गैप्स है उसको कैसे फुलफिल करना है, कौन सी टेक्नोलॉजीज को लेकर आना है। तो इन सब चीजों के बारे में ये बताती है। और फोकस करती है कि मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसको स्ट्रेंथन करने के ऊपर, और फोकस करती है कि हमारी कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो बने, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिले, कि हमारी कंट्री में ही टेक्नोलॉजी को बनाया जाए, राइट, और उसको कमर्शियल किया जाए, दूसरी कंट्रीज को बेचा जाए। इसके अलावा फोकस किया जाता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट हो और उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ज्यादा हो, राइट। फोकस किया जाता है रूरल हेल्थ केयर डिलीवरी के ऊपर, कि रूरल एरियाज में लोगों को जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो मिल सके। और जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो डॉक्टर जो है वो वीडियो चैट वगैरह के थ्रू रूरल एरियाज में मतलब कंसल्ट कर सकें, पेशेंट्स को देख सकें, राइट, उनको दवाई वगैरह लिख सकें उनको कोई प्रॉब्लम है तो। इस प्रकार की चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और भी काफी सारे एरियाज जो है उसको अडॉप्ट करें। तो इस पर जो है ये फोकस करती है, जो मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसका काम है कि दूसरी कंट्रीज में अगर कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है तो वो टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में भी आनी चाहिए। तो इस पर ये फोकस करती है। और अभी ये निकाल रही है काफी सारे मेथड्स जो कि हमारी आने वाले समय में हमारी इंडियन इकोनॉमी को जो है वो स्टेबल कर सकेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस जब खत्म होगा मार्केट रिवाइव होगा और हमें एकदम से मार्केट को अच्छा करना है, राइट, स्टेबल करना है। वैसे ही हमारी कंट्री जो है वो पहले से स्लो डाउन की स्थिति में हम लोग को देखने को मिल ही रही थी, राइट, कोरोना वायरस से पहले भी, और अब तो और स्थिति बदतर हो गई है, खराब हो गई है। तो हम लोग को रिवाइव करना है। तो ये बताएगी कि क्या टेक्नोलॉजी का हम लोग उपयोग करेंगे बेस्ट से बेस्ट, जिससे कि हमारी इकोनॉमी रिवाइव हो सके, ठीक है। तो ये अभी प्लान कर रही है, अभी तक ये इसने कुछ आया नहीं है इसके बारे में, तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में इसके बारे में बताया नहीं कि ये क्या अभी न्यूज में आया था, इसलिए मैंने आपको जो काम की चीज थी वो पहले बता दी, ठीक है। और न्यूज में जब ये आएगा तो मैं आपको बता दूंगा डिटेल में। अब बात हो रही कोविड इंडिया सेवा के बारे में। ये बेसिकली एक हम लोग को इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है, राइट, और ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। एक इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म सिटीजन्स के लिए लाया गया है। फोकस किया जा रहा है कि सिटीजन्स को अगर कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो इस प्लेटफॉर्म की मदद से हासिल कर सकता है। अगर आप जाएंगे ट्विटर पे तो कोविड इंडिया सेवा नाम की एक प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। तो ये यहां पर जाकर अगर आप अपनी कोई भी क्वेरी करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा IRCTC के माध्यम से आप कंप्लेन कर देते हैं कि ट्रेन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को ट्विटर पे लिख दोगे या फिर IRCTC को लिख दोगे, तो फिर आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाती है। मैंने कई बार किया ऐसा, ट्रेन में जाते हुए अगर मुझे प्रॉब्लम्स हुई हैं तो मैंने अपने ट्विटर अकाउंट से जो है वो उसी बीच कि मैं जिस बर्थ में हूँ, जिस कोच में हूँ, उसका लिखता था, मैं अपना PNR नंबर लिखता था, कंप्लेन लिखता था, तुरंत नेक्स्ट स्टेशन में प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती थी। ये बहुत शानदार चीज है, राइट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में हम लोग को देखने को मिलती है। उसी प्रकार का ये लेकर आ गए ट्विटर के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहां पर आकर अपनी प्रॉब्लम जो है वो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, और आपको उसका तुरंत जो है वो आंसर मिल जाएगा। तो काफी शानदार एक प्लेटफॉर्म जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने शुरू किया है। अब मोबाइल ऐप संयम की बात हो रही है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। फोकस किया गया कि जो भी लोग होम क्वारंटीन है
तो उनको ये एप्लीकेशन ट्रैक करेगी। सेम वैसे ही है जैसे कि आरोग्य सेतु ऐप है, वैसे ही उसी के ऊपर बेस्ड उसी टाइप की एक प्रकार की हम लोग को ये देखने को मिल रही है। बट ये अथॉरिटी ट्रैक करेंगी उन लोगों को। यहां पर ऐसा है कि अगर जो भी होम क्वारंटीन पर्सन है, जो भी पॉजिटिव केस है या फिर जिसको होम क्वारंटीन कर दिया है, तो उसको जो है वो अथॉरिटीज देखेंगी कहीं वो निकल तो नहीं रहा है, और जैसे ही वो निकलेगा अथॉरिटी उसको जाकर पकड़ लेंगी। इस प्रकार की कुछ चीज जो है वो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर जो है वो इसको डेवलप किया गया है, इस एप्लीकेशन को याद रखना, ये एप्लीकेशन का नाम। अब बात हो रही है सेप्सिस के बारे में। सेप्सिस बेसिकली एक प्रकार की बीमारी हम लोग को देखे, बीमारी नहीं कहेंगे, एक प्रकार का इन्फेक्शन हम लोग को ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलता है जो कि बहुत तेजी से बढ़ता है। जैसे कि अगर एक इंडिविजुअल को अपनी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए जो केमिकल रिलीज होते हैं, तो यहां पर क्या होता है गाइस कि ये जो केमिकल जब रिलीज होते हैं तो ये एक्सेसिव मात्रा में जो है वो रिलीज हो जाते हैं। उससे क्या होता है, एक इंडिविजुअल की बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने लगता है और जो केमिकल्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज करने लगते हैं इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, सेप्सिस नाम की प्रॉब्लम, राइट। और इसमें इवन डेथ तक हो जाती है इंडिविजुअल की और उसके मल्टीपल ऑर्गन्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो अभी के लिए बस सिंपल याद रखो, सेप्सिस इस प्रकार की एक प्रॉब्लम है। और इसके कुछ सिम्टम्स की बात करें, जैसे कि स्लर्ड स्पीच का मतलब जैसे बात करते करते इंसान की जबान लड़खड़ा जाती है जैसे, राइट, या फिर इंसान जो है वो कंफ्यूज होने लगता है ज्यादा, तो ये इसका एक सिम्टम होता है। मसल पेन होता है, फीवर होता है, ये दूसरा सिम्टम है। तीसरा है पूरे दिन भर जो है वो यूरिन नहीं आना, तो ये भी एक सिम्टम इसका हम लोग को देखने को मिलता है। ऐसा लगने लगता है इंसान को कि बस अब वो मरने ही वाला है, मौत ही होने वाली है उसकी। ठीक है, इसके अलावा मतलब सांस लेने में बड़ा प्रॉब्लम होने लगती है और स्किन जो है वो डिस्कलर होने लगती है, स्किन का कलर जो है वो थोड़ा सा मतलब मिसमैच होने लगता है। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, राइट, जो कि आसानी से हालांकि पकड़ में नहीं आते हैं इस प्रॉब्लम में, और ये एक प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलती है। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए था गाइस क्योंकि इसकी एक बेसिकली दवाई जो है वो बनाई जा रही है, कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए कहा जा रहा है, राइट। बट अभी आपको हालांकि अभी उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। इसको ट्रीट करने की, सेप्सिस को ट्रीट करने की एक दवाई है। अभी के लिए उस दवाई का नाम वगैरह याद मत रखो, और क्योंकि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एट प्रेजेंट। और कहा जा रहा है कि क्योंकि वो दवाई का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है, और बट कहा जा रहा है कि इस दवाई जो है, जैसे कि हमने अभी कुछ समय पहले जो है वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बारे में जो है वो डिस्कस किया था, आपको पता होगा, इस प्रकार की दवाइयों के बारे में हमने बात करी थी जिसकी अभी टेस्टिंग चल रही है। बट यहां पर यह भी कहा गया है कि इसको ट्रीट करने, इस बीमारी को ट्रीट करने की जो दवाई है उसकी भी टेस्टिंग चल रही है कि वो दवाई कहीं कोरोना वायरस को ट्रीट करने में हेल्पफुल होगी कि नहीं होगी। बट हालांकि यू डोंट नीड टू रिमेंबर दैट नेम ऑफ मेडिसिन, वो क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट सेप्सिस क्या होती है इसके बारे में बस जनरल जानकारी रखो, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में, और मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है, जितने भी टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं, अगर अच्छे से दिमाग में बैठ गए हैं तो मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप टेलीग्राम के किसी स्टडी ग्रुप में शामिल हैं तो वहां पर भी आप मेरे लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। और रही बात इस लेक्चर की पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। एंड पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। और रुकिए कहीं जाइएगा नहीं, आज एक जनरल स्टडीज का टॉपिक मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि अभी लेक्चर के बीच में काफी सारे टॉपिक्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, राइट। तो इसलिए आज एक ही टॉपिक है यहाँ पर। एक तो ये है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या होता है, इसको आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ये आपको पढ़ना है। वो विजय माल्या का जो टॉपिक था उसी के टॉपिक में ये दो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जिसको आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना है। और ये दोनों टॉपिक्स हालांकि मैं पहले आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप चाहो तो प्रीवियस ट्यूटोरियल्स देख सकते हो। और इसमें आपको क्या करना है, आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं अपने पास, खुद के पास। और नोट्स अगर आप बना लो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये स्टैटिक पोर्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और होमवर्क करने से पहले ये नोटिस दिया है इंग्लिश हिंदी दोनों में, इस नोटिस को एक बार आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। और बट हाँ रुकिए, अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, जैसे कि टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर इन यूजर नेम को आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर आप जो है स्टडी मटेरियल हासिल कर सकते हैं फ्री में, और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस लेक्चर को अगर आपको पसंद आया तो।